जो लोग जाति दम्भ सिद्ध करने के लिए हमारी बहन बेटियों को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां जिस दिन फूल नहीं फूलन बनना शुरू कर देंगी, उस दिन ये सारे लोग दुपक जाएंगे। इसलिए अपने बहन बेटियों से भी अपील है कि फूल नहीं फूलन बनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो है सूरज बौद्ध जी, जो कि भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के साथ काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हैं और दलितों की, बहुजनों की आवाज़ उठाते रहते हैं समाज में। सर, गुड़िया के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर पहले तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है वो जानना चाहूँगी। मेरी प्रतिक्रिया वही होगी जो हर एक भाई की होगी, मेरी प्रतिक्रिया वही होगी जो हर एक बाप की होगी। हर एक इंसान जिसके अंदर इंसानियत है, जो इंसानी रूह को समझता है, जो बिटिया की चीख को महसूस कर सकता है, मेरी प्रतिक्रिया वही होगी। मैं चाहूँगा कि उस बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, मैं चाहूँगा कि उस बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले। और ये न केवल मेरा, हर वो इंसान जिसके अंदर इंसानी सोच जिंदा है उसकी आवाज़ है। मेरी सोच वही है, मेरी मांग वही है और मेरी प्रतिक्रिया वही है जो इसमें आपकी है। सर, 2019 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 32,000 मामले बलात्कार के आते हैं और उसमें से 11% मामले दलित महिलाओं के खिलाफ होते हैं। और ये तो वो हैं जो सामने आए हैं, जिनको पुलिस में दर्ज कराया गया है। लेकिन हम उनकी बात करें, अगर जो मामले दर्ज ही नहीं हुए कभी, तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे में जो मामला अभी समाज में यहाँ उठा है, गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग, ये कितनी ज़रूरी है बहुजनों को, दलितों को उनके अधिकार दिलाने के रूप में लेकर? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 का डाटा कहता है कि करीब 50,000 केस जो है ना वो SC/ST एक्ट के तहत में दर्ज हुए, यानी शेड्यूल कास्ट के तहत ज्यादती हुए। आपको पता है कि 25% भी मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। जब रेप के हों तो सामाजिक माहौल ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के FIR दर्ज नहीं कराते हैं। एक दिन में 10 शेड्यूल कास्ट बच्चियों के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ रेप होता है। यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 का डाटा है उत्तर प्रदेश में। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किस समाज में रह रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि वह सारे लोग जो कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है और जाति देख करके बात मत करो, गुड़िया को एक जाति से देख करके मत सोचो, उन सब से एक बार पूछना चाहूँगा कि क्या वो सांसदों की आवाज़ आज निकल रही है, उन मंत्रियों की आवाज़ निकल रही है, उन महिलाओं की आवाज़ निकल रही है, उन सिविल सोसाइटी की आवाज़ निकल रही है, उन पुरुषों की आवाज़ निकल रही है जो निर्भया केस के दौरान निकल रही थी। आज आपको मनु मीडिया मौन दिखाई दे रही होगी, या आप बहुजन टीवी लेके खड़े होंगी और यह अगर निर्भया होती ना तो यहाँ पर आज तक लगा होता। ये फ़र्क है हमारी बेटी में और उनकी बेटी में। तो जाति एक ऐसी चीज़ है जो ब्राह्मणवादी तबके के लोग, जातिवादी तबके के लोग हमारे समाज को उसकी औकात दिखाने के लिए इस तरह से जाति जुल्म करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के मुताबिक तुम्हारी औकात यही है, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारे साथ हम ऐसा कर सकते हैं, अगर तुम बोलोगे, अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो अपनी जाति दम्भ सिद्ध करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। प्रमाण दिखाना चाहूँगा। कठुआ में बच्ची के साथ रेप हुआ, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उन्नाव में भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर ने बच्चे के साथ गैंगरेप किया। उसके बाद ट्रक से उस बच्ची के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और उन्नाव के बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हाथरस में बलात्कारियों के पक्ष में, चूंकि ठाकुर समाज के बलात्कारी थे तो उसके जाति के लोग महापंचायत किए थे। दर्द इस बात का है कि क्या हमारी बहन बेटियां सिर्फ एक बेकद्र अछूत हैं, और अगर हैं तो उसके पक्ष में हम खड़े हैं। सर, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और आज आप जो कह रहे हैं कि समाज में स्थिति ये आ गई है कि बेटियां बढ़ चुकी हैं, उनकी और हमारी, अब बेटियां देश की बेटियां नहीं रही। बेटियां देश की बेटियां होती ना तो शिखर धवन की उंगली में चोट लगने के बाद नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया देता है। जब बच्ची के साथ रेप हुआ था निर्भया के साथ, वो हमारी बहन थी, हम सब की बहन थी, देश की बेटी थी। तो केजरीवाल ने बोला था उस समय जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो केजरीवाल ने बोला था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर, इतना मजबूर नहीं हो सकता है। आज केजरीवाल की मजबूती कहाँ चली गई? जाति नहीं तो और क्या? क्या नरेंद्र मोदी तनिक शर्म महसूस नहीं कर सकते हैं इस घटना को लेकर के? अगर देश की बेटी मेडल लाती है, देश की बेटी पीतल लाती है, आप सीना ठोक के बोलते हो कि भारत की बेटी लाई है। देश की बेटी के साथ इस तरह से दुष्कर्म हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप नहीं लोगे, सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा? हम लेंगे। इसी वजह से हमें लड़ना पड़ रहा है।
अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए, क्योंकि उनके साथ इस देश की मनु मीडिया नहीं खड़ी है। और मैं बहुजन टीवी जैसे तमाम बहुजन मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुजनों की आवाज़ को मुखर कर रहा है, बहुजनों की आवाज़ को स्पेस दे रहा है, वरना हमारी सुनने वाला कौन है। आज आप लोगों की वजह से, बहुजन समाज के संघर्ष की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये जुल्म ज्यादती की घटनाएं नजर आ रही हैं, वरना हजारों बहन बेटियों का जिस्म लूटता था कौन देख रहा है? कोई पूछने वाला नहीं था। अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी नया होते, अगर यहाँ पर आप जैसे लोग न्याय होते, बहुजन समाज के लोग प्रोटेस्ट न किए होते, तो इस मामले को दबा दिया जाता कि नहीं दबा दिया जाता? आप एक बार खुद सोचिए। इसलिए हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटियों को अभी भी देश की बेटी के रूप में नहीं देखा जाता है। तो हम चाहेंगे कि हम लड़ें, इसलिए लड़ें क्योंकि वो बहन है, इसलिए लड़ें क्योंकि उस बहन के साथ गलत हुआ है। जो लोग जाति दम्भ सिद्ध करने के लिए हमारी बहन बेटियों को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां जिस दिन फूल नहीं फूलन बनना शुरू कर देंगी, उस दिन ये सारे लोग दुपक जाएंगे। इसलिए अपने बहन बेटियों से भी अपील है कि फूल नहीं फूलन बनो। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब हाथरस हुआ तो उसमें पुलिस की प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आई। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि पहले तो उन्होंने लाश बुझाने से लोगों को रोका, सबूत इकट्ठे करने की बजाय अब वो सबूत मांग रहे हैं कि हमें सबूत लाके दो। ऐसे में हम देखते हैं कि जब केंद्रीय मंत्री हमारे कृषि मंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो लोग उन पे कीचड़ बरसा रहे हैं और रातों रात वहाँ का डीएम उसका तबादला कर दिया जाता है। और हाथरस में कार्रवाई के नाम पे क्या किया जाता है, तो एक डीएम का तबादला हो गया एक राज्य से दूसरे स्टेट में। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब घटना हुआ था उसके बाद जब हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद उसके खिलाफ लिखना शुरू किया उस ट्विटर पर, तो पुलिस का जवाब था कि दोषियों को उपयुक्त धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। एक दोषी को गिरफ्तार कर लिया। उपयुक्त धारा क्या है पुलिस ने नहीं बताया। जब ज़्यादा फोर्स किया गया तो पुलिस ने यही बताया कि उसको 323 और ग्रीवियस हर्ट और मर्डर के धाराओं में गिरफ्तार किया गया। रेप की धारा नहीं लगाई गई थी। जब बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जब आप लोगों ने आवाज़, गैर इरादतन हत्या का मामला 504 का था, तो जब बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जब लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू किया, उसके बाद जो है तब मामला दर्ज हुआ। पुलिस इसको करंट का मामला बता रही थी और जो गिरफ्तारी हुई थी वो नेग्लिजेंस की बुनियाद पर गिरफ्तारी की गई थी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में जाति देखकर तिरस्कार होता है। हमारी बहन के साथ तिरस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथरस की बच्ची के साथ तिरस्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? और जाति देखकर लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। तो जाति देखकर जब इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, इस देश में अगर कोई और बच्ची होती तो यही न्यायपालिका, यही सुप्रीम कोर्ट अब तक स्वतः संज्ञान ले चुका होता। आज नहीं ले रहा। जाति नहीं तो और क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश की बुनियाद जाति पर टिकी हुई है। वो बलात्कार इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्ची है, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो उस समाज की बच्ची है जिस समाज के लोग अभी बोलना नहीं जानते हैं। वो उस समाज की औकात दिखाना चाहते हैं। ये जाति सच्चाई है, इसे कास्ट बेस्ड सेक्सुअल वायलेंस कहा जाना चाहिए, सिर्फ रेप नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन जिस न्यायालय की बात आप कर रहे हैं कि उसने अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं इतना गंभीर, वही न्यायालय अपना स्वतः संज्ञान लेते हुए कहती है कि जो अट्रॉसिटी एक्ट है SC/ST एक्ट में, उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। अब इतनी समाज में इसकी ज़रूरत नहीं है और वो कुछ उसमें ढील दे देती है। और यहाँ अब तक उनकी तरफ से, जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। तो ये इसीलिए क्योंकि दरअसल अगर आप न्यायपालिका की बात करेंगे, अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 शेड्यूल कास्ट के जज बन पाए हैं। अभी तक सिर्फ 2। एक बालाकृष्ण साहब थे, एक अभी साहब हैं। अभी तक सिर्फ 2 बन पाए हैं। अभी तक सिर्फ 7 महिलाएं जो हैं जज बन पाई हैं। तो दरअसल न्यायपालिका है नहीं। दरअसल ये ब्राह्मण पालिका बन चुका है। कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ये लोग अपनी जाति विशेष के लोग न्यायपालिका में रख रहे हैं और वो जाति आधारित फैसला दे रहा है। और जो फैसला देने से जज के खिलाफ जा रहा है उसको जस्टिस लोया बना दिया जा रहा है। और जो जज सरकार के पक्ष में खड़ा है उसको जस्टिस गोगोई बना के राज्यसभा सांसद बना दिया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज जितने भी स्तर हैं हमारे सरकारी ढांचे में, जो कुछ भी है, चाहे वो न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, उन सब में जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल मत दागो। क्यों? उसे ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रह्मा ने ब्राह्मण को बनाया, हम उस पर सवाल दागते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस की चीज़ है भाई? सुप्रीम कोर्ट का संविधान ने बनाया। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को, मतलब संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को नहीं बनाया ना। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अदालत क्या है? आपने ही बताया, सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका।
तो न्यायपालिका सरकार का हिस्सा है ना। तो जब हम सरकार की बात करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आता है ना, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये अधिकार हमको भारत का संविधान देता है। सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात जो हमको छीन लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट खत्म किया था, बाबा साहब के संविधान ने बोलने का अधिकार दिया, हमने लड़के छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 23 लाख आदिवासियों को उनके ज़मीन से बेदखल किया जाएगा। 2 मार्च 2019 को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट के फरमान को लड़ करके निरस्त करवा दिया। इस देश की जातिवादी हुकूमत ने फरमान दिया था 13 पॉइंट रोस्टर करके, हम लोगों ने लड़के उसको वापस करा दिया। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। और हम भारत के लोग सर्वोच्च हैं। भारत का संविधान शुरू होता है प्रस्तावना से, उसका नाम होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग सर्वोच्च हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज जिस गुड़िया के लिए आप लड़ रहे हैं वो इकलौती नहीं है। देश में ऐसी हजारों, मैं कहूँ लाखों गुड़िया होंगी जिनके बारे में शायद आप और मैं नहीं जानते। हम डिबेट नहीं कर रहे, हम उनके लिए न्याय की मांग नहीं कर रहे। इस एक गुड़िया के न्याय से आपको क्या लगता है समाज में आप लोग कितना परिवर्तन ला पाएंगे? दरअसल शुरुआत होनी चाहिए। बुलंदी कितनी भी बड़ी हो, जो एवरेस्ट पर चढ़ा होगा ना तो वो भी पहले एक कदम आगे बढ़ाया होगा, छलांग लगा के एवरेस्ट नहीं पहुंचा होगा। तो हम ये शुरुआत कर रहे हैं। हाथरस में बच्चे के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े, उन्नाव में बच्चे के इंसाफ की लड़ाई लड़े और आज यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमको लड़ना पड़ रहा है, हमारा शौक नहीं है लड़ना। ये हमारी मजबूरी है कि हमको बच्चियों के इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इस देश की अगर मनु मीडिया, इस देश की अगर हुकूमत, इस देश की अगर सिविल सोसाइटी, इस देश की अगर सवर्ण फेमिनिस्ट महिलाएं और इस देश की अगर महिला आयोग ये काम की होती तो आज हमको सड़क पर उतरना नहीं पड़ता। हमको इसलिए लड़ना पड़ रहा है ताकि गांव जवार में बैठे हुए लोग ये देखें और उनको लगे कि हमारा कौम अभी मुर्दा नहीं है। हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाएगा और हम खामोश नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। मजबूरी ही सही पर हम लड़ेंगे, हमारी मजबूरी है लड़ना। एक लड़ाई आपकी ये है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इसमें आपको सफलता मिले, गुड़िया को न्याय मिले। दूसरी लड़ाई इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लड़ने वाले हैं। उसमें भी जातिवाद बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में चुनावों में जातिवाद और धर्म को लेकर ही चुनाव होते हैं। सांस में जातिवाद चलता है, भारत के हवा पानी हर जगह जातिवाद है। भारत की प्रकृति जाति पर टिकी हुई है, खून में जातिवाद। तो उससे आप कैसे लड़ेंगे? इस बार आप लोगों में ये किस तरीके से लाएंगे कि अब जातिवाद से ऊपर हटके विकास को देखिए? नहीं, विकास को नहीं देखते हम लोग, इंसाफ को देखते हैं। विकास तो मोदी का नारा है, वो विकास करे, वो बनाए, क्या नाम, हमारी ज़मीन छीन करके, हमारी ज़मीन छीन करके वो बढ़िया हाईवे बनाए, वो एयरपोर्ट बनाए। मानना है कि अगर लोगों को इंसाफ मिल गया तो बराबरी अपने आप आएगी और विकास अपने आप आ जाएगा। लेना है, हम विकास से नफरत नहीं है, पर हमारी प्रायोरिटी पहले इंसाफ है। बिटिया के साथ दुष्कर्म हो रहा है, विकास थोड़ी लेकर आएंगे। बिटिया के साथ दुष्कर्म होता रहे और बगल हम एयरपोर्ट बनवा दे, क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी लड़ाई दरअसल इंसाफ की है। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में साइकिल यात्रा निकाली, बहुजन साइकिल यात्रा, आप लोगों ने देखा होगा। उसका नाम ही था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यानी 6743 जातियों में बांटे गए बहुजन समाज को एक साथ जोड़ना। हमारे संगठन का नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। मतलब भीम आर्मी किस लिए बनी है? भारत को एक करने के लिए जो मिशन है उसी का नाम भीम आर्मी है। तो हम लोग भारत को एक करना चाह रहे हैं। तो जो आप उत्तर प्रदेश में जो पूछना चाह रही हैं, हम यही करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 85% जो आवाम है, जो सुसूचित वंचित आवाज़ है, उसको इकट्ठा कैसे करें, उसकी आवाज़ को कैसे बुलंद कराएं, और ख़ास करके जो शेड्यूल कास्ट समाज है, जो मोस्ट ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में, उसको किस तरह से चुनावी राजनीति की मुख्य धारा में हस्तक्षेप में लाएं, कैसे उसकी आवाज़ को भागीदारी दिला पाएं, उसकी लड़ाई है हमारी, और वो हम कराएंगे। उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी है जो काशीराम की विचारधारा पे आई, बहुजन समाज पार्टी। वो आई कि बहुजनों की आवाज़ बन के आएंगे, 85% लोगों के लिए उनका हिस्सा लेंगे राजनीति में। और आज वो क्या कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, ब्राह्मणों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, सवर्णों का वोट अपनी तरफ साधने में लगे हुए हैं। इससे राजनीति में जो लोग आते हैं बहुजनों की आवाज़ बनने और बाद में जो इस तरह की राजनीति में लग जाते हैं, इसका कितना वो असर पड़ता है जातिवाद पे भारत में? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, माननीय बहन जी, उसका नाम सर्वजन समाज पार्टी रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी हमें दे दें। वो सर्वजन की राजनीति करे, बहुजन की राजनीति हम कर लेंगे, उससे ज़्यादा और क्या है। और गुड़िया की बात अगर मैं करूँ तो आज आप लोगों ने दिल्ली बंद का ऐलान किया था जी, हाँ, उसका कितना असर देख रहे हैं आप सरकार पे? दरअसल मैं बार बार जो कह रहा हूँ ना कि जो समाज है, समाज की चेतना, अभी जो दिल्ली है ना, दिल्ली का जो समाज है अभी वो रोटी बेटी टीवी बीबी में ही मस्त है। दिल्ली का जो समाज है वो व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में ही मस्त है। बावजूद इसके सब हम दिल्ली बंद का मतलब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि हम एक दिन, मतलब 2 दिन पहले आह्वान हुआ
तो हम 2 दिन में दिल्ली बंद नहीं कर पाएंगे। दिल्ली बंद हमारा एक नारा था, एक प्रोटेस्ट को दिखाने का कि हम अभी जिंदा लोग हैं, तो कम ही सही पर लड़े तो सही। कम ही लोग हैं पर लड़े तो सही ना, तो हम लोग लड़ रहे हैं। एक्चुअली हमारी भीड़ भले यहाँ पर कम हो, पर आप जैसे चैनलों के माध्यम से लाखों लोग देखेंगे, तो हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, जैसे भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होती है, तो हम वो तेज़ आवाज़ दिखाना चाह रहे हैं, हम वो धमाका करना चाह रहे हैं। लोगों को लगे कि हमारी बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं है, वो मुर्दा कौम के लोग नहीं वो हैं। सरकार है जो पिछले 8 महीनों से किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही। लेकिन वही वो सरकार है, और ठीक आपने क्या कहा कि ये वो सरकार है जो 8 महीनों से किसानों की आवाज़ नहीं उठ रही। पर हम उसी कौम के लोग हैं जो एक दिन के आंदोलन के बाद SC/ST एक्ट वापस छीन लिए थे। हम उस कौम के लोग हैं, एक दिन के आंदोलन के बाद गुरुघर, रविदास गुरुघर तोड़ा गया था, उसको वापस ले लिए थे। हम उसी कौम के लोग हैं, एक दिन 2 मार्च 2019 को प्रोटेस्ट के बाद हमने 23 लाख आदिवासियों को बेदखल किया गया था, उसको वापस कर लिया था। हम उस कौम के लोग हैं जो एक दिन के आंदोलन के बाद 13 पॉइंट रोस्टर वापस करा लिए थे। तो सरकार हमसे बड़ी नहीं है, हमारी जो कौम है उससे बड़ी है। छीन के लेंगे, लड़के लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।